जो वीडियो समझ में नहीं आती है उसे वीडियो को देखना बेकार और फिजूल बात है। बहुत से लोग जो है इंटरनेट के ऊपर गाने बजाने की वीडियो देखते रहते हैं, तो उससे बेहतर कहीं है कि अगर आप अपना इंटरनेट अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो ऐसी वीडियो जाकर देखें जिस वीडियो से आपको कुछ जानकारी भी मिले और आपको पता भी चले। नमस्कार, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, मैंने इस YouTube चैनल के ऊपर वैसे तो हजारों वीडियो बना रखे हैं। आप चाहे तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, वो आपके ही मैटर से संबंधित है। अगर आप किसी गांव या शहर में रहते हैं तो भूमि से संबंधित मैंने इस YouTube चैनल पर बहुत वीडियो बना रखी है। और अब मेरा जो पार्ट वाइज यानी नियम चल रहा है वो चकबंदी को लेकर चल रहा है, और आज पार्ट 2 चकबंदी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि चकबंदी आखिर है क्या। जब तक पूरा नियम आपको ना बता दूं तब तक वीडियो चकबंदी के ऊपर बनती रहेगी। और हर इस वीडियो को देखने का मतलब सिर्फ यही है, अगर आपके क्षेत्र में चकबंदी होती है तो आपको चकबंदी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और कैसे जानकारी होगी, अगर आप मेरी इन वीडियो को पार्ट वाइज मैंने इन्हें कन्वर्ट कर रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से मैंने बना रखा है। और जितना भी कानून चकबंदी का है वो सभी कानून के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बखान कर रखा है। तो आइए आज की इस वीडियो का चैप्टर 2 हम शुरू करते हैं, और वहीं से शुरू करेंगे जहां से पहली वीडियो हमने खत्म की थी। चकबंदी आखिर क्या होती है? चकबंदी के बारे में ग्राम पंचायतों में या कहीं भी या जमीन की अगर सही जानकारी लेनी है तो चकबंदी के बारे में आपको जरूर जानना पड़ेगा। अगर चकबंदी के बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो आप भूमि के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जान सकते। आपको ये भी नहीं पता होगा कि ग्राम पंचायत की तालाब की भूमि कहाँ से निकल कर आती है, ग्राम पंचायत के अंदर खाद के गड्ढे की भूमि कहाँ से निकल कर आती है। भूमि का सबसे पहला नियम होता है चकबंदी, और चकबंदी के बाद ही सब नियम शुरुआत होते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। कल हमने उस वीडियो को यहाँ से यानी बंद किया था। मैं आपको बता दूं कि दो डबल कै हमने दो दो कै के बारे में हमने ये वीडियो कल वहीं पर रोक दिया था, लेकिन आज हम बात करेंगे दो कै यानी कि शुरुआत जो होती है वो हम एक भी नियम को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और हर एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा नियम है। अगर भाई आप वीडियो को पूरा देखेंगे, और बाजे लोग ये कहकर निकल जाते हैं कि बकवास कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भी दिमाग में यही लगता है कि मेरे जैसा व्यक्ति इस YouTube चैनल पर बैठकर बकवास करता है, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, भले ही आप चैनल सब्सक्राइब ना करें। क्योंकि मुझे मजा वहीं पर आता है अगर सामने वाला मेरी बात को समझता है। बेवकूफ विद्यार्थी की मुझे आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम शुरू में हमने दो कै की बात करी पिछली वीडियो में, आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं दो डबल कै के बारे में। चकबंदी समिति का तात्पर्य ये क्या है? अब ये जो शब्द आ रहे हैं ना शुरू में, अगर आपको ये नहीं पता होगा शायद चकबंदी अधिकारी किसे कहते हैं, चकबंदी का तात्पर्य क्या है, चकबंदी क्यों होती है, ये क्यों क्या किस प्रकार के ये सब सवाल इस कानून के अंदर जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंदर शुरुआत में ही आते हैं। अब आप चकबंदी के नियम के बारे में समझना चाहे और सोचें कि आखिर में जाकर आखिर का नियम पढ़ें तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, और वहीं चकबंदी के जो अधिकारी होते हैं वहीं आपके साथ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता है चकबंदी के दौरान? चकबंदी के दौरान भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ता है क्योंकि चकबंदी के बारे में आपको तो घंटा कुछ भी मालूम नहीं है, उन्हें सब कुछ मालूम होता है। आपकी जमीन कहीं से उठाई कहीं डाल दी, आपको कुछ भी नहीं पता। तो भाई थोड़ा बहुत आपको भी भूमि के बारे में चकबंदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चकबंदी समिति का तात्पर्य यानी उस समिति से जिसके अधिनियम के प्रयोजन के यानी रीति के संगठित की जाए, इसका तात्पर्य यही है। और दो क्या की अगर हम बात चकबंदी लेखपाल का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी लेखपाल के अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे, तथा चकबंदी प्रक्रियाओं के अधीन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 उत्तर प्रदेश संख्या 3 वर्ष 1901 के अधीन नियुक्त लेखपाल और उसके अंतर जो आते हैं, यानी कि ऐसे चकबंदी लेखपाल जो चकबंदी के दौरान इस अधिनियम यानी कि इसकी नियुक्ति 1901 यानी अधिनियम के तहत हुई हो या फिर 1901 के अधीन नियुक्त लेखपाल इसके अंतर्गत आते हैं। चकबंदी का लेखपाल अलग होता है
और तहसील का लेखपाल अलग होता है। चकबंदी के जो लेखपाल होते हैं वो चकबंदी के आधार पर ही भर्ती होते हैं। जो वैसे लेखपाल होते हैं तहसील लेखपाल, वो तहसील के कार्य को करते हैं। अब बात करते हैं नियम 3/3। चकबंदी अधिकारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी अधिकारी के अधिकारों के प्रयोग को कर्तव्य का पालन करने के लिए इस स्थिति में यानी नियुक्त करे। और इसके अंतर्गत सम कौन अधिकारी भी आते हैं, और भी अधिकारी इसके यानी नीचे आते हैं। नियम 3 का चकबंदी कर्ता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी कर्ता के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्य पालन करने के लिए स्थिति में नियुक्त करे। इसके अंतर्गत संपूर्णीय यानी कि चकबंदी क्रियाओं के अधीन यानी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 अधिनियम वर्ष 3 1901 के अधीन उक्त यानी नियुक्त राजस्व निरीक्षक भी हो सकते हैं। यानी कि उन मैंने शुरू में आपको बताया जिन चकबंदी लेखपाल के अंदर जो अधिकारी उसी दौरान चकबंदी के नियम के अनुसार यानी चकबंदी के अंदर जिनका जो ज्वाइन की गई जिन जिन जो चकबंदी के लेखपाल हैं उस दौरान उन्हें नौकरी दी गई यानी 1901 अधिनियम के अनुसार, तो वही लोग उन्हीं में से चकबंदी कर्ता अधिकारी भी यानी बन सकता है। कहने का सीधा मतलब यही है। 3 ख नियम यानी कि चकबंदी योजना का तात्पर्य किसी ऐसे घटक में चकबंदी योजना से है। नियम 4 चकबंदी संचालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम अथवा जिसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन चकबंदी संचालक के अधिकारों का प्रयोग तथा उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए और ऐसी स्थिति में नियुक्त करे। इसके अतिरिक्त चकबंदी संचालक और संयुक्त चकबंदी संचालक के लिए ये एक अंतर्गत है। यही बात करते हैं नियम 4 के बारे में हम। उप संचालक चकबंदी अधिकारी का क्या तात्पर्य है, कौन होता है, क्या होता है? ऐसे व्यक्ति से है जिसकी राज्य सरकार यानी चकबंदी संचालक ऐसे अधिकारी का प्रयोग यानी कर्तव्य का पालन करने के लिए उसे स्थिति में नियुक्त करे और उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपा जाए या तथा इसी प्रकार से जिला उप संचालक और चकबंदी सहायक चकबंदी चकबंदी भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ आपको शुरू में ही पता चलेगा। मान लीजिए कि आप चकबंदी विभाग में जाते हैं, वहां लिखा हुआ है सहायक चकबंदी अधिकारी, तो आपको क्या पता इसका क्या काम है। लेकिन इस नियम के पहले शुरुआत में ही इन अधिकारियों के बारे में सब कुछ ब्यौरा दे रखा है। अगर आप विस्तार से दिमाग लगाकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको किसी को भी किसी भी अधिकारी या आपका कोई भी काम है तो आप उस चकबंदी अधिकारी के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि इस चकबंदी अधिकारी का क्या कार्य है। नियम 4 है यानी जिला उपसंचालक चकबंदी अधिकारी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका तत्सम जिले का कलेक्टर हो यानी जिला उपसंचालक अधिक चकबंदी अधिकारी जिसे जिसे उप जिला अधिकारी भी कहते हैं, एसडीएम। और नियम 4 यानी कि इस प्रकार का जो जोत होती है, जोत किसे कहते हैं? जोत का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा उसके खातेदार के साथ यानी संयुक्त रूप से एक खाते के अधीन अधिकृत हो। यानी कि ऐसी भूमि जो जोत उसकी है वो भूमि केले व्यक्ति के नाम पर होनी चाहिए, उसी भूमि को जोत कहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के नाम पर इतनी भूमि है और वो अकेला ही उस भूमि की जोत करता है तो उस व्यक्ति की वो जोत हो जाती है, इतनी भूमि वो जोत रहा है। नियम 5 भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी भी अधिकार या अध्यासन में कृषि उद्यान तथा पशुपालन जिसके अंतर्गत यानी मत्स्य और संवर्धन और कुक्कुट पालन भी है ऐसे संबंध में प्रयोजनों के लिए हो और उसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हो। निम्नलिखित कैसा हो? जोत का वह भाग जो मकान अन्य समरूप यानी के संरचना का स्थल हो और पेड़ कुएं अन्य यानी समितियां उन गांठों के उन्हें मिलाकर जोत बनी हो। यानी कि इसी प्रकार विधिक लिपि का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और अधिनियम 5 1908 की जो प्रतिनिधि कर दिया गया हो। और नियत का तात्पर्य यानी उस अधिनियम से बने
नियमों के द्वारा नीति से हो, और ऐसे लेखीय संबंध यानी घटक प्रकाशन या घटक के प्रकाशित करना या तात्पर्य डूंगी पीट कर ऐसे चिन्हित दिनांक पर किसी भी घटक के उस लेख को पढ़ना सुनना तथा घटक की डूंगी पीट कर यानी किसी भी रूढ़िगत ढंग से किसी भी घोषणा या किसी भी निश्चित स्थान तथा समय से लेख सार्वजनिक यानी निरीक्षण उपलब्ध कराना। प्रतिबंध यह है कि यदि घटक के लिए चकबंदी समिति संगठित हो गई हो तो उस समिति के प्रत्येक सदस्य के प्रकाशन यानी तथ्य से अलग सूचना भी दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब चकबंदी के दौरान किसी प्रकार की कोई सूचना सार्वजनिक की जाती है, क्योंकि जब कोई नियम बनता है तो उस नियम के अंदर हर एक चीज का ब्यौरा होता है। यहाँ तक बताया गया है इस नियम के अंदर के मान लीजिए किसी चीज कोई बात गांव के किसानों तक पहुंचानी है तो उसकी डूंगी पीट कर वहां किसानों तक इसकी सूचना दी जाएगी, क्योंकि हर एक बात नियम के अनुसार होती है। ऐसे ही कुक्कड़ पालन, पेड़, इस प्रकार के ये जो जितने भी यानी कि कहने का मतलब ये जितने भी इस प्रकार की जो भूमियां हैं या इस प्रकार के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, इन उद्योगों के बारे में भी चकबंदी पहले ही घोषणा कर देती है कि इस प्रकार के जो छोटे छोटे उद्योग हैं या पेड़ हैं या कुएं हैं या पेड़ों के सड़क के किनारे पेड़ हैं, इन्हें चकबंदी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब वही था, मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। नियम 8 का है, ये क्या है? समकोण निर्णय तात्पर्य चकबंदी के ऐसे समय चकों के प्रदर्शन विनिमय और घटक के अक्षेत्र सुविधाजनक आकार के समकोण त्रिभुज त्रिभुज भागों की विभाजित करने की प्रक्रिया है। और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार यानी अधिनियम के अलावा तदुपरांत बने नियमों के अधीन बंदोबस्त यानी अधिकारी चकबंदी अधिकारी का प्रयोग का कर्तव्य पालन करने के लिए स्थिति में नियुक्त तथा अतिरिक्त बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी इसके अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं ये जो चकबंदी का नियम है इसके अंदर जरा सी भी कोई नियम की बात बिल्कुल भी छोड़कर नहीं चलूंगा। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बेचारे इस बात को गहराई से ही जानना चाहते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बेचारे गहराई से वीडियो को देखना चाहते हैं और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं, जिन्हें गाना बजाने के अलावा किसी और वीडियो में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मेरे चैनल पर वही व्यक्ति आते हैं जिन्हें जो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, जिन लोगों का ट्रेंड है, जिन लोगों को का मैं सम्मान भी करता हूं। और ऐसे टोचे लोगों को से तो मैं पहले ही कह देता हूं कि भाई वीडियो को तू लाइक भी मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, तू अपना काम दे, क्योंकि वो फिर फालतू की बातें वीडियो के नीचे लिखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की ही मुझे आवश्यकता है जो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी बात को समझे और मैं भी उन लोगों की बात को समझूं। तो चलिए आगे चलते हैं। नियम 10 राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है। और नियम 11, ये नियम आपको याद रखने हैं ताकि आपको पता चला है कि ये उपधाराएं क्या हैं, उन इन उपधाराओं के अंतर्गत क्या बात लिखी हुई होती है। खातेदार का तात्पर्य अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर अंतरणीय यानी अधिकार वाले भूमि से है और उसके अंतर्गत आते हैं असामनी भूमि। देखा, मैंने आपको बताया था पहले। अब आप कहेंगे कि अकरम भाई हमारे पास आसामी की भूमि है भाई, उस पर हमने कब्जा कर लिया है भाई, अब उस भूमि के बारे में हम क्या करें भाई? अगर चकबंदी के नियम को आप मेरे इस चैनल के साथ आहिस्ता आहिस्ता आराम से समझेंगे तो आपको चकबंदी से संबंधित या फिर बंजर भूमि से संबंधित, तालाब की भूमि से संबंधित, खाद के गड्ढे से संबंधित, चरागाह से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। तो आसामी की भूमि यानी और है सरकारी पट्टेदार, सरकारी अनुग्रहहीनता या फिर गैर सरकारी कृषि समिति ऐसी शर्तों को पूरी करती हो जो नियत की जाए। 11 कै घटक का तात्पर्य ऐसे गांव से भाग से है यानी कटक का तात्पर्य कटक। मान लीजिए आप चकबंदी के बारे में जानना चाहते हैं, आपको कटक के बारे में, चकबंदी के भी अपने कुछ बोल चाल करने के कुछ अपने अलग ही शब्द होते हैं, इन शब्दों को भी आपको समझना जरूरी है। कटक का तात्पर्य ऐसे गांव से है जो यदि चकबंदी संचालक यानी सहकारी गजट के प्रकाशन के द्वारा अनुसूचित अधिसूचित करे तो ऐसे दो या अधिक गांव अथवा उसके भाग से हैं
जिसके या जिनके लिए चकबंदी की एक योजना बनानी है। बात करते हैं नियम 12 की, उन शब्दों और पदों के, यानी क के अंदर जिनकी इस अधिनियम में परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1901 में प्रयुक्त या परिभाषित, या जो इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 1901, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 2001 परिभाषित नहीं है, किंतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 और अधिनियम संख्या 1 1951 के प्रयुक्त या परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में दिए गए हैं जिनके इस प्रकार के प्रमुख या परिचित हैं। नियम 13, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश संख्या 1 1951, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 और उत्तर प्रदेश अधिनियम 3 1901, उसके संबंध में अभिदेश समय समय यानी यक्ष संशोधन अधिनियम और उसके यानी अभिदेश में समझे जाए। यानी कि ये वो नियम है, ये वो शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश अधिनियम 1950 के अंतर्गत किए गए हैं। और इस अधिनियम के लास्ट में आपको इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो चकबंदी के दौरान बोले जाते हैं, उन सभी शब्दों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो आपको पढ़कर बताया है, ये इसलिए पढ़कर बताया है ताकि आपको पता चल जाए ये भी इस नियम कानून का एक हिस्सा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की इस पार्ट 2 को आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, वीडियो पर सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। अगर प्लीज आप देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।